नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। मंत्री रविंद्र जायसवाल के बयान का विरोध करने वाले अधिवक्ताओं पर मुकदमा दर्ज होने से अधिवक्ताओं में है रोष। मंत्री रविंद्र जायसवाल रजिस्ट्री प्रक्रिया व अधिवक्ताओं के विरोध के संदर्भ में पत्रकारों से हुए रूबरू। बीएचयू वैज्ञानिकों ने स्टडी के बाद किया दावा, कोरोना से ठीक हो चुके लोगों के लिए वैक्सीन की एक डोज ही काफी। और फुटबॉल कोच भैरव दत्त कोरोना महामारी काल में भी फिट इंडिया मुहिम को बढ़ा रहे आगे। और अब खबरें विस्तार से। मंत्री रविंद्र जायसवाल के बयान का विरोध करने वाले अधिवक्ताओं पर मुकदमा दर्ज होने से अधिवक्ताओं ने रोष प्रकट किया। मंत्री रविंद्र जायसवाल द्वारा दिए गए बयान का मुद्दा अब तूल पकड़ने लगा है। विगत दिनों मंत्री रविंद्र जायसवाल के बयान का विरोध कर रहे अधिवक्ताओं के ऊपर हुए मुकदमे से नाराज द बनारस बार और सेंट्रल बार के अधिवक्ताओं ने विरोध करते हुए न सिर्फ उनके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए, बल्कि जिला प्रशासन के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की और मांग की कि फर्जी तरीके से किए गए मुकदमों को तत्काल निरस्त करें। इस संदर्भ में उन्होंने ज्ञापन पुलिस कमिश्नर को एडीसीपी के माध्यम से सौंपा। मीडिया से बात करते हुए एडीसीपी ने बताया कि मामले को संज्ञान में लिया गया है और हर संभव मदद की जाएगी। जी, आज आप लोगों का किस प्रकार का प्रोटेस्ट रहा और क्या मांगे रही? पूर्व में माननीय मंत्री जी द्वारा एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि रजिस्ट्री बिना अधिवक्ताओं के कराई जाएगी, जिसका प्रकाशन गाजियाबाद के समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला, जिसपे अधिवक्ता लामबंद हुए। बाहर में मीटिंग चली, उसमें प्रस्ताव पारित हुआ और इनको सूचित किया गया कि आप अपनी बातों का खंडन करें, किंतु मंत्री जी ने साफ साफ मना कर दिया कि मैं अपनी बातों का खंडन नहीं करूंगा। लिहाजा अधिवक्ता लामबंद होकर रजिस्ट्री ऑफिस में तालाबंदी का कार्य किए, शांतिपूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन किए, किंतु माननीय मंत्री जी अपने सत्ता के उसमें चूर हो चुके हैं। एकदम वो अपने आप को महाराजाधिराज समझ बैठे हैं। उन्होंने ये दिखाने का प्रयास किया कि नहीं, कैंट शासन प्रशासन मेरे साथ है और शासन प्रशासन को मैं लेके चल रहा हूँ। आज आप लोगों का किस प्रकार का ज्ञापन आपने किया गया? ज्ञापन ये दिया गया कि आप जल्द से जल्द इन मुकदमों को वापस लीजिए। अगर कमिश्नर साहब द्वारा इन मुकदमों को जल्द से जल्द 3 दिन के अंदर वापस नहीं लिया गया तो सोमवार से यह आंदोलन बृहद रूप ले लेगा और इसकी जवाबदेही जिला प्रशासन की। मंत्री रविंद्र जायसवाल रजिस्ट्री प्रक्रिया व अधिवक्ताओं के विरोध के संदर्भ में पत्रकारों से रूबरू हुए। एक बनारस के कुछ अधिवक्ता रजिस्ट्री ऑफिस पर धरने में बैठे थे और कुछ अधिवक्ताओं को गुमराह कर रहे थे कि स्टाम्प पंजीयन मंत्री यानी कि मैं उनको रजिस्ट्री ऑफिस में अधिवक्ता का कोई रोल नहीं है, हमने मना किया है। तो मैं इस पर अवगत करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि न मना किया गया है, न कोई जारी किया गया है निर्देश, और नहीं आगे इनको मना करने की हम लोग जिज्ञासा रखते हैं। राष्ट्रीय विभाग राष्ट्रीय स्टाम्प एक्ट की भारत सरकार की है, इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकती है, बदलाव करती है भारत सरकार। इसमें क्रेता विक्रेता के अपनी इच्छा पर अपने सहयोग के लिए वह अधिवक्ता को ला सकती है, लेकिन अधिवक्ता को के बिना रजिस्ट्री नहीं हो सकती है, यह भी उसमें नहीं है। कोई भी कर सकता है, हाँ, अपनी सुविधा के लिए वह अधिवक्ताओं को लेके आए, वह उनका पाठ है। अधिवक्ता समाज का प्रहरी है, वो सहयोग करते हैं, लेकिन क्रेता विक्रेता की इच्छा के ऊपर है, उनको रखे ना रखें। उनको लेके आते हैं तब भी रजिस्ट्री होगी, नहीं लेके आते हैं तब भी रजिस्ट्री होगी। ये बातें कहाँ से आएगी? अधिवक्ताओं को वहाँ से हटाया जा रहा है। यह हम लोग आज से 10 दिन पहले पश्चिमी यूपी का वर्चुअल हम समीक्षा ले रहे थे। मैं बनारस जुटा था, हमारे जो अधिकारी से अधिकारी जुटे थे, तो उस समय एक अधिवक्ता ने कहा कि एक हमारे विभाग ने कहा कि यहाँ पर चूँकि कुछ लोग रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है, अधिवक्ता यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो कहा कि अधिवक्ता नहीं, डायरेक्ट लोग आते हैं तो उनका रजिस्ट्री आप करते हो, नियम है तो करो उसको। तो इसी को लेकर के कुछ अखबार ने छाप दिया था कि हमने मना किया, वो मिस गाइड हुए, उसको लेकर के ये लोग गुमराह थे। तो अभी उन लोगों को सामंजस्य बनाने के लिए आपने कुछ किया है? मैंने केवल आपके माध्यम से
उन्हें और बाकी लोगों को अवगत करा रहा हूँ कि सरकार माननीय योगी जी के निर्देश पर यह अधिवक्ता रजिस्ट्री ऑफिस में प्रैक्टिस करते हैं तभी, और उनके बिना भी रजिस्ट्री होगी, वो आते हैं तभी रजिस्ट्री होगी। न उनको मना किया गया है और बिना उनको कोई आता है उसका भी रजिस्ट्री होगा। बीएचयू वैज्ञानिकों ने स्टडी के बाद दावा किया है कि कोरोना से ठीक हो चुके लोगों के लिए वैक्सीन की एक डोज ही काफी है। बीएचयू के वैज्ञानिकों ने अपनी स्टडी में पाया है कि एक बार कोरोना से संक्रमित हो चुके लोगों को वैक्सीन की एक डोज ही पर्याप्त है। ऐसे लोगों में वैक्सीन की पहली खुराक 10 दिन के अंदर पर्याप्त एंटीबॉडी बना देती है। ये एंटीबॉडी कोरोना से लड़ने में कारगर होती है, जबकि जो कोरोना संक्रमित नहीं हुए हैं उनमें वैक्सीन लगने के बाद एंटीबॉडी बनने में 3 से 4 हफ्तों का समय लगता है। वैज्ञानिकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सुझाव दिया है कि कोरोना से ठीक हो चुके लोगों के लिए वैक्सीन की एक डोज ही अनिवार्य रखें। अब तक 2 करोड़ से ज्यादा लोग कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं। अगर इन्हें केवल एक डोज ही लगवाई जाएगी तो वैक्सीन का संकट भी कम हो जाएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक समय से वैक्सीन पहुंच सकेगी। बीएचयू के जूलॉजी विभाग के प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे ने बताया कि हाल ही में 20 लोगों पर एक पायलट स्टडी की गई। इस स्टडी में पता चला कि कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक उन लोगों में तेजी से एंटीबॉडी बनाती है जो कोविड पॉजिटिव थे, जबकि जो कोरोना संक्रमित नहीं हुए उनमें वैक्सीन लगवाने के बाद 21 से 28 दिन में एंटीबॉडी विकसित होती है। प्रोफेसर चौबे ने बताया कि स्टडी में ये भी साफ हुआ है कि संक्रमण से ठीक होने के कुछ महीने बाद व्यक्ति अपनी एंटीबॉडी खो देता है। भारत अपनी 70 से 80 करोड़ आबादी का टीकाकरण कराने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ वैक्सीन निर्माता कंपनियों सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक की उत्पादन क्षमता सीमित है, इसलिए स्टडी में सामने आए नतीजों के बारे में प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर बताया गया है। इस अध्ययन में बीएचयू के न्यूरोलॉजी विभाग के प्रोफेसर वीएन मिश्र और प्रोफेसर अभिषेक पाठक, जबकि जूलॉजी विभाग के प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे, प्रज्वल सिंह और प्रणव गुप्ता शामिल थे। प्रोफेसर चौबे ने बताया कि यह अध्ययन अमेरिका के जर्नल साइंस इम्यूनोलॉजी में प्रकाशन के लिए भी भेजा गया है। ये हमारा एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट था जिसमें कि टीम मेंबर्स जो है प्रोफेसर वीएन मिश्रा, डॉक्टर अभिषेक पाठक, डॉक्टर प्रणव गुप्ता, प्रज्वल प्रताप सिंह, हम सारे लोगों ने क्या किया कि जो वैक्सीन का रिस्पांस है लोगों को इसके अगेंस्ट, वो हम देखना चाहते थे कि कब वैक्सीन लगने के कितने दिनों बाद एंटीबॉडीज़ लोगों में बन रही है। तो इसमें हम लोगों ने 2 कोहर्ट्स बनाए। पहला कोहर्ट वो जिन लोगों को इन्फेक्शन हो चुका था उनमें वैक्सीन की पहली डोज लगने के कितने दिनों बाद एंटीबॉडीज़ बन रही है, और दूसरा कोहर्ट जिन लोगों को कभी इन्फेक्शन नहीं हुआ था उनमें कितने दिनों बाद एंटीबॉडीज बन रही है। तो 10-10 लोगों का हमने 2 कोहर्ट बनाया और उस पर हम लोगों ने पाया कि बहुत ही सिग्निफिकेंट डिफरेंस है इन दोनों ग्रुप्स में, क्योंकि जिन लोगों को पहले इन्फेक्शन हो चुका है उनको वैक्सीन लगने के 7 से 10 दिनों बाद ही एंटीबॉडीज बन गई, और जिन लोगों को इन्फेक्शन नहीं हुआ था उनको 3 से 4 सप्ताह लग गए एंटीबॉडीज बनने में। उसमें से भी 90% लोगों में ही बनी, 10% लोगों में एंटीबॉडीज 8 सप्ताह हो गए अभी तक ट्रैक करते हुए, अभी तक नहीं बनी है। तो हम लोग का ये रिजल्ट जो था उसको हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी को एक चिट्ठी में लिखा। ये लिखा कि जिन लोगों को इन्फेक्शन होकर ठीक हो चुके हैं, अभी 2 करोड़ के ऊपर हो गए ये लोग, तो अगर हम उन लोगों को एक ही डोज लगाए वैक्सीन की तो हम लगभग 2 करोड़ डोज बचा सकते हैं, और वो जो है जो वैक्सीन की किल्लत है उसको दूर करने में मदद करेगा। फुटबॉल कोच भैरव दत्त कोरोना महामारी काल में भी फिट इंडिया मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। कोरोना काल में खेलों के बंद होने की वजह से कई हॉस्टल्स में रह रहे खिलाड़ियों ने अपने घरों का रुख किया है। ऐसे में बनारस में भी देश के विभिन्न हिस्सों से खिलाड़ियों की वापसी हुई है। वे इस समय अपने घरों में रह रहे हैं। ऐसे में ना उनका अभ्यास हो पा रहा है और ना ही उनकी फिटनेस के लिए जिम की व्यवस्था। इन सब समस्याओं को देखते हुए वाराणसी के बरेका में कार्यरत फुटबॉल कोच भैरव दत्त खिलाड़ियों की मदद को आगे आए हैं और अपने घर पर ही कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए इनका अभ्यास करवा रहे हैं। वहीं अपने घर में बनाए छोटे से जिम में इनकी फिटनेस का भी ध्यान रखा जाता है, ताकि जब खेल शुरू हो और खिलाड़ी मैदान में उतरे तो अपना दमदार प्रदर्शन कर सकें। भैरव दत्त के द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त राष्ट्रीय स्तर पर खेल रहे इन खिलाड़ियों के लिए एक बार फिर इनके कोच इनको फिट रखने में इनकी मदद कर रहे हैं और इसके लिए वो कोई शुल्क भी नहीं लेते हैं। जो यहाँ पर खेलते हैं कुछ बच्चे मेरे पूरे इंडिया में
काफ़ी हॉस्टलों में बीच में हैं जो इस समय घर आए हुए हैं कोरोना के उससे। कोरोना की महामारी में बहुत परेशानी है। कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ इंडिया कैंप में हैं, कुछ नेशनल के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी। तो यहाँ मैंने कुछ अपने छत पे 5-6 के हिसाब से 6-8 इस टाइप से बच्चे, उनको ट्रेनिंग देना। मेरे पास अपना जिम का सामान भी है और कुछ बच्चों को वो करते हैं हर दिन के हिसाब से। मैंने बच्चों को जिनका कैरियर है आने वाले टाइम पे जब भी शुरू होगा तो ये फिर अनफिट हो जाएंगे, उस फिटनेस को मेंटेन करने के लिए इस काम को जारी रखा है। जितने भी बच्चे बाहर से आए हैं वो फिट करने के लिए इंडिया कैंप में हैं, नेशनल की तैयारी में लगे हुए हैं। उनकी तैयारी अपनी छतों में, अपने घर में एक्सरसाइज के द्वारा और रनिंग छोटी सी जगह में है फिट करना। फिट इंडिया जो अभी मोशन है वो इस समय काम आ रहा है। हर इंसान को अपने को फिट रखना है और ख़ासकर खिलाड़ियों के लिए तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको अचानक ही जगह मिलेगी, अचानक उनको जाना पड़ेगा, अचानक ये नेशनल शुरू होने लग जाएंगे। तो जो आदमी अच्छी मेहनत करते रहेगा, इस घर में करे, चाहे बाहर तो इसमें कर नहीं सकता, लेकिन अपने घर में उसको करना है। किसी भी छोटी जगह में भी बहुत कुछ हो सकता है। तो उस तरह का काम मैंने अभी यहाँ गाँव में कर रखा है। अपनी छत में, बाहर में, जिन बच्चों के घरों में हैं वो अपने बॉल के साथ करते हैं, लड़के हों चाहे लड़कियाँ हों, तो सब ये इस समय काम में लगे हुए हैं, कोई रुका नहीं है। ताकि उनके जो प्रैक्टिस है वो न छूटे, उनका जो स्टेमिना है, जो उनकी फिटनेस है वो बनी रहे, ताकि नेशनल गेम अगर शुरू होता है तो वो फिर से उसी तरह तैयारी के साथ उसमें पार्टिसिपेट करें। हाँ, किस तरह, कितने संख्या में ट्रेनिंग देते हैं, कितने समय तक इन लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, कैसे इन लोगों का डिवाइड किया है आपने? इस समय तो ज़्यादा बच्चे मैंने, मेरे पास 300 बच्चे हैं। वो तो ये बहुत दूर की बात है, बहुत 5 साल से लेकर 19 साल तक के बच्चे हैं। मैंने उन बच्चों को पकड़ा है। बच्चे मेरे पास 300 करीब हैं, लेकिन उन बच्चों से वो मतलब नहीं। मुझे उन बच्चों का ध्यान रखना है जो इस समय अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19 और सीनियर टीम में जो आने के लायक हैं और उनका चांस बन रहा साल भर मेहनत करके जो बेचारे इसमें हैं, उनको फिट रख रहा हूँ। उनको मैं 10-5 के हिसाब से लोगों को बुला के छत में फिजिकल फिटनेस और एक्सरसाइज सारी चीज़ें कर रहा हूँ। फिर दूसरा बैच आता है, इस तरह से उनको टास्क देता हूँ जो अपने घर में, अपनी छत में, अपने छोटे कमरे में। ऐसा नहीं है कि आदमी का आज हम बाहर निकल नहीं सकते हैं, लेकिन फिर अपने घर में तो हैं, अपने में 10 यार्ड में भी हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं अगर खिलाड़ी करना चाहे तो। इसलिए मेरा पर्पज़ है उसकी मसल कोई वीक ना हो, फिजिकल से वो डाउन ना हो, इंडोरेंस कम ना हो, स्ट्रेंथ उसकी बढ़ते रहे और लड़ने की क्षमता हो। जैसे उसको इस समय मिलेगा तो वो अपने को कहीं अपने को पीछे न सोचे, ये न सोचे कि कोरोना काल है तो अब मैं कुछ नहीं करूँ, लेकिन नहीं, अपने घर में ही करना है, लेकिन करना जरूर है। मैं नेशनल खेली हूँ और इंटरनेशनल भी। तो अभी अंडर 17 वर्ल्ड कप कैंप में थे तो कोरोना की वजह से कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आए तो हम लोग को ग्राउंड भी बंद हो गया कोरोना की वजह से और कुछ भी नहीं हो पा रहा है प्रैक्टिस। तो फिर हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था हम लोग कहाँ प्रैक्टिस करें और क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और फिर कैंप से बोला गया था डेली प्रैक्टिस करना है क्योंकि वापस आना है तो फिर स्टेमिना रहना चाहिए। तो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, कहाँ जाएं। तो फिर भैरव सर अपने घर पे बुलाए हम लोग को और फिर अपने घर पे सब कराते हैं एक्सरसाइज, सोशल डिस्टेंस और मास्क के साथ। हम लोग अभी सर के घर पे प्रैक्टिस करते हैं कोरोना की वजह से, कि बाद में अगर हम लोग को कैंप में जाए तो वही स्टेमिना के साथ जाए और वहाँ पे जीत हासिल करें। तो यहाँ पर किस तरह से आपको जो प्रैक्टिस कराते हैं उससे कितना आपको मजबूती मिलता है, मानसिक या शारीरिक? फिटनेस में तो जिम के लिए बॉडी में स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, तो फिटनेस में जिम में सब कराते हैं और रोड रनिंग थोड़ा हो जाता है और छत पे ही एक्सरसाइज वगैरह होते हैं। मतलब इससे क्या लगता है कि ये जो एक्सरसाइज यहाँ जो फिटनेस आप बना रहे हो वो अगर खेल शुरू होता है तो आपको काफ़ी हद तक उससे मदद मिलेगी? हाँ सर, मिलेगी, बिकॉज हम लोग को बॉडी में स्ट्रेंथ चाहिए और वो नहीं तो फिर कुछ भी नहीं है। तो वो मिल रहा है तो फिर प्रैक्टिस तो वहाँ पे जाके हो जाएगा, बस स्टेमिना तो पहले से रहना चाहिए खुद के अंदर। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पुलिस फोर्स द्वारा रूट मार्च निकाला गया। वाराणसी में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के लिए जिले में कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। इन्हीं पाबंदियों के बीच डीएम कौशल राज शर्मा के निर्देश पर आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को शाम 4 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। इसी आदेश के क्रम में वाराणसी पुलिस ने शाम 4 बजे के बाद शहर के विभिन्न क्षेत्रों में रूट मार्च निकाला। मार्च के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हुए अपील की गई कि अनावश्यक घरों से बाहर न निकलें और कोविड गाइडलाइन का पूर्ण रूप से पालन करें।
इस दौरान कई थाना क्षेत्रों में पुलिस टीम द्वारा सघन चेकिंग अभियान भी चलाया गया। वहीं गुदौलिया, दशाश्वमेध, लक्सा, मदनपुरा, नई सड़क इत्यादि क्षेत्रों में पुलिस ने अनाउंसमेंट करते हुए लोगों को जागरूक किया। इस दौरान एसीपी दशाश्वमेध अवधेश पांडे, लक्सा थाना प्रभारी सहित भारी फोर्स मौजूद रही। थाना पांडेपुर लालपुर की उदासीनता बड़ी दुर्घटना को दावत दे रही है। वाराणसी में कमिश्नरेट प्रणाली लागू हो गई है, इसके बावजूद काफी लापरवाही देखने को मिल रही है। थाना पांडेपुर लालपुर की उदासीनता बड़ी दुर्घटना को दावत दे रही है। आपको बता दें कि थाना पांडेपुर लालपुर जहां बना हुआ है, वो रोड गाजीपुर को मिलाने वाली मुख्य रोड है, जिसकी वजह से गाड़ियों का आवागमन बराबर लगा रहता है। इन सबके बीच थाने के सामने बैरिकेडिंग नहीं की गई है। वहीं गति धीमी करने या अन्य सावधानी हेतु यहाँ कोई भी बोर्ड नहीं लगा हुआ है, जिससे कि दुर्घटनाओं की संभावनाओं को रोका जा सके। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। थोड़ी सी छूट के बाद ही लोग बिना मास्क के घूमते नजर आ रहे हैं। वैश्विक महामारी कोरोना के प्रकोप पर उत्तर प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन के संयुक्त प्रयास से कुछ हद तक काबू पाने के बाद एक बार फिर से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रदेश के कुछ जनपदों में जहां कोविड के एक्टिव केस 600 से कम है, वहां सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है। वहीं कुछ जनपदों में जहां केसेस की संख्या अधिक है, वहां ये छूट अभी नहीं दी गई है। वहीं अगर वाराणसी की बात की जाए तो यहां शाम 4 बजे तक दुकानें खोले जाने की डीएम ने अनुमति दी है। वहीं थोड़ी छूट दिए जाने के बाद ही लोग ये भूल गए कि संक्रमण का खतरा अभी भी है, वो कम नहीं हुआ है। वहीं कलेक्ट्रेट, कमिश्नरी कार्यालय, कचहरी परिसर समेत तमाम जगहों पर बिना मास्क के लोग दिख रहे हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि एक बार फिर से लोग बेपरवाह नजर आ रहे हैं। अगर स्थिति ऐसी ही रही तो एक बार फिर से कोविड के प्रकोप के बढ़ने की संभावना जताई जा सकती है। जहां सरकारें और जिला प्रशासन ने आम जनमानस से अपील करती जा रही है कि 2 गज की दूरी मास्क से जरूरी, लेकिन आज प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की बात की जाए तो यहाँ पर जिला मुख्यालय पर ऐसे कई लोग बिना मास्क के घूमते नजर आ रहे हैं। और जो सरकारें की 2 गज दूरी की बात कहा जाए वो भी नहीं दिखने मिल रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये डर लोगों को सता रहे होंगे कि कहीं ना कहीं फिर से अपना जो उत्तर प्रदेश कोरोना से मुक्त हुआ है, कहीं इस नादानी से या आम जनमानस से जो 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी का बार बार सरकार और जिला प्रशासन आग्रह कर रही है, उसके बाद भी यहाँ की जनता मानने को तैयार नहीं है। किसी ने मास्क लगाया है तो कोई नाक के नीचे मास्क लगाया है, कोई हाथ में पकड़ा है तो कोई लगाया ही नहीं है। ऐसे में कैसे सरकार और जिला प्रशासन कोरोना से देश या उत्तर प्रदेश को मुक्त करा पाएगी, ये तो देखने वाली बात ही होगी। KTV के लिए नोमेश श्रीवास्तव, वाराणसी। रत्नादेवी ट्रस्ट द्वारा दिव्यांग जनों में राशन के पैकेट वितरित किए गए। रत्नादेवी ट्रस्ट द्वारा दिव्यांग जनों में राशन का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से भाजपा काशी क्षेत्र अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव उपस्थित रहे। इस अवसर पर महेश चंद्र श्रीवास्तव द्वारा दिव्यांग जनों में राशन का पैकेट वितरित किया गया और उन्होंने कहा कि कोरोना काल में संस्था ने आगे आकर दिव्यांग जनों को राशन उपलब्ध कराया है, जो कि बहुत ही नेक और सराहनीय कार्य है। कार्यक्रम में लगभग 500 लोगों में राशन का वितरण किया गया। ये किस तरह का ये कार्यक्रम है क्या? श्रीमती रत्ना देवी सामाजिक बहुत कार्यकर्ता थी, कार्यकर्ता हैं। उनके नाम पे आज यहाँ पे अनाज बैंक का शुभारंभ किया गया। नर सेवा नारायण सेवा के तर्ज पर
आज इस कार्यक्रम को शुभारंभ किया गया। कोरोना काल में जो ऐसे लोग जो डेली काम करते थे, बीच में कुछ दिनों से लॉकडाउन का जो माहौल था, तो सैटरडे संडे पहले दिक्कत हो रही थी, फिर लगातार लॉकडाउन हुआ, तो ऐसे लोगों के लिए जीवन में कोई भूखा न सोए, इस निमित्त ये ट्रस्ट संकल्पित हुआ कि हम अनाज बैंक खोलेंगे और हर उस व्यक्ति की सेवा करेंगे जो किन्हीं कारणों से उनके पास आज अनाज न हो, तो यहाँ से आके अनाज ले जाएं। आज बहुत से अपने दिव्यांग बंधुओं के साथ हम सब ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। दिव्यांग बंधुओं को अनाज देकर उनकी सेवा करने का काम आज इस अनाज बैंक के माध्यम से किया गया। हम समय समय पर इसको करते रहेंगे और जो है ये महामारी में कोरोना काल के उसमें जो है हम लोगों ने ये मिलजुल कर जो है ये हम लोगों ने सोचा और हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी महोदय के द्वारा जो है इसका जो है उद्घाटन अनाज बैंक का उद्घाटन किया गया आज। और जो है जितने गरीब दिव्यांग हैं और जो मंदिरों से जुड़े हुए जितने लोग हैं जो कि जो है इस महामारी में उसको बंद होने पर और उनके हम लोग जो है मदद कर रहे हैं और समय समय पर मदद करते रहेंगे। इसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं कि आपने जो है अपना बहुमूल्य समय निकाल कर इसका उद्घाटन किया। रोडवेज चौकी प्रभारी द्वारा स्ट्रीट फूड वेंडर्स में मास्क, सैनिटाइजर व अन्य सामग्री वितरित की गई। फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति से जुड़े सैकड़ों स्ट्रीट फूड वेंडर्स को रोडवेज चौकी प्रभारी रिजवान बेग ने मास्क, सैनिटाइजर के साथ खाद्य सामग्री बांटकर जिला प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने का आग्रह किया। साथ ही अपनी व अपने परिवार की सुरक्षा के लिए सावधानी पूर्वक कार्य करने के लिए प्रेरित किया और कहा कि किसी भी प्रकार की सहायता के लिए जिला प्रशासन सदैव आपकी सेवा के लिए उपलब्ध है। इस दौरान व्यवसायी समिति के सचिव अभिषेक निगम ने वाराणसी पुलिस प्रशासन के प्रति आभार प्रकट किया। इस मौके पर मुख्य रूप से राजेंद्र प्रसाद सिंह, अजय सिंह, मनोज जायसवाल, जय नारायण यादव इत्यादि लोग मौजूद रहे। मानवता के आधार पर जो कोरोना का महामारी चल रही है, इसमें जैसे इनके सामने जो समस्या आई कि हर स्थिति में जो भी हमसे सपोर्ट मांगेंगे, सहयोग मांगेंगे नए काम के लिए, हम उनको हर सपोर्ट के लिए दिन रात के लिए तैयार। सर एक बात की जाए तो वेंडर जोन को प्रशासन की तरफ से थोड़ी सी परेशानियां भी होती हैं, जगह जगह पे हटाया भी जाता है। आज आप उनको खास सामग्री भी वितरण कर रहे हैं। नहीं, खास सामग्री हम दोनों को कानून का भी पालन कराएंगे और इनके आजीविका के बारे में जैसे ये सपोर्ट करेंगे उसका भी सहयोग करेंगे। आज कहाँ पे आपने खास सामग्री वितरण की है? कैंट स्टेशन के पास हमारे चौकी प्रभारी श्रीमान रिजवान बेग साहब के नेतृत्व में यहाँ के स्ट्रीट वेंडरों को कुछ राहत सामग्री वितरण की गई है, जिसमें सैनिटाइजर है, मास्क है और पानी और साबुन की व्यवस्था। और ये सुनिश्चित किया गया है कि जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जो निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और प्रशासन का सहयोग करना, फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति उसका समर्थन करती है और माननीय रिजवान बेग साहब का बहुत बहुत आभार। इंडोलॉजी संस्था ने एलबीएस अस्पताल में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सहित पीपीई किट व अन्य सामान प्रदान किए। इंडोलॉजी संस्था के द्वारा लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सालय में संस्था के सचिव, डायरेक्टर डॉक्टर संतोष द्विवेदी, आशुतोष द्विवेदी इत्यादि लोगों ने चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर AK उपाध्याय को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन, ऑक्सीमीटर, ग्लव्स, मास्क तथा पीपीई किट प्रदान की, जिससे रामनगर के जरूरतमंद लोगों को ये उपलब्ध कराए जा सके। इस अवसर पर हॉस्पिटल के सभी कर्मचारी मौजूद रहे। इंडोलॉजी क्लासिक इनपुट सोसाइटी द्वारा ये सामान दिए जा रहे हैं, जिसमें आपका है 10 ऑक्सीमीटर है और 1 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही फ्रूटफुल है अस्पताल के लिए, इमरजेंसी के लिए। और 500 ग्लव्स है, 2000 मास्क है, 50 पीपीई किट। ये सभी सामान कोविड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके लिए मैं संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसमें सभी उपकरण बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। संस्था के निदेशक डॉक्टर संतोष द्विवेदी जी, सहयोगियों में आशुतोष द्विवेदी जी, आलोक कुमार जी, सीता विश्वकर्मा जी, नित्यानंद उपाध्याय जी, सुनीता शर्मा को मैं बहुत ही अपने दिल से धन्यवाद देता हूँ। कोविड काल में
कोविड जो चल रहा है इसमें लोगों को मदद करने के लिए संस्था के जो हमारे डायरेक्टर हैं डॉक्टर संतोष द्विवेदी जी, इनकी तरफ से ये हुआ है कि आज हम लोग रामनगर लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आकर ये ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ग्लव्स, मास्क, ये सारी चीज़ें हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं यहाँ के सीएमओ साहब जो हैं उनसे मिलकर। रामनगर थाने की पुलिस द्वारा बिना मास्क लगाए घूम रहे लोगों के चालान काटे गए। रामनगर क्षेत्र में पुलिस प्रशासन द्वारा अभियान चलाया गया और बिना मास्क लगाए लोगों का चालान काटा गया। यह अभियान रामनगर थानाध्यक्ष वेद प्रकाश राय के निर्देश पर थाने के उप निरीक्षक अभिनव श्रीवास्तव ने चलाया और बिना मास्क लगाए व अनावश्यक रूप से घूम रहे लोगों का चालान काटते हुए उन्हें सख्त हिदायत दी। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। मंत्री रविंद्र जायसवाल के बयान का विरोध करने वाले अधिवक्ताओं पर मुकदमा दर्ज होने से अधिवक्ताओं में है रोष। मंत्री रविंद्र जायसवाल रजिस्ट्री प्रक्रिया व अधिवक्ताओं के विरोध के संदर्भ में पत्रकारों से हुए रूबरू। बीएचयू वैज्ञानिकों ने स्टडी के बाद किया दावा, कोरोना से ठीक हो चुके लोगों के लिए वैक्सीन की एक डोज ही काफी। और फुटबॉल कोच भैरव दत्त कोरोना महामारी काल में भी फिट इंडिया मुहिम को बढ़ा रहे आगे। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।